हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस को आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और टोटल 100 क्वेश्चंस को आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छे से हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन 100 डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनकी जो ये क्लासिफिकेशन करी गई है वो किस बेसिस पे करी गई हैं। तो देखो, इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई करते हैं जिसमें हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री आती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आती है, या फिर कई बार हम इस तरह से भी बोल देते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये किस बेस पे जनरली हमारी होती है। ऑप्शन है हमारे पास, नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, यानी कि किस तरह की गुड्स को वो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी एक्टिविटी का नेचर, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर साइज ऑफ एक्टिविटी। तो ये जो क्लासिफिकेशन करी जाती है स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, इसको जनरली हम साइज ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से जो है वो करते हैं। राइट। साइज ऑफ एक्टिविटी का क्या मतलब है? साइज ऑफ एक्टिविटी का मतलब है कि कितनी कैपिटल जो है वो इन्वेस्टेड है, इसके अलावा नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड यहाँ पर कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है। तो इसको ओवरऑल इन सारी चीजों को मिला करके हम बोल देते हैं साइज ऑफ एक्टिविटी। तो इस साइज ऑफ एक्टिविटी जो है, इसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है कि बिजनेस में जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में रोल जनरली क्या होता है, क्या रोल प्रॉफिट प्ले करता है बिजनेस में। ऑप्शन है हमारे पास, फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सबसे पहला ऑप्शन है। दूसरा बोला गया है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स, इवेल्युएशन ऑफ सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो देखिए, आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, रफली एक एग्जांपल हम ले लें कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो एनुअली कमा रही है। अभी 1 लाख रुपए के प्रॉफिट का ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रोल रहेगा, तो इन ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सो जी हाँ, जो हमारा प्रॉफिट होता है उससे कंपनीज कुछ पैसा रिटेन कर लेती हैं, जिसको हम रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। सो फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन में इस प्रॉफिट को लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हमारी जो एसेट्स हैं वो पुरानी हो गई हैं, तो हम उसको रिप्लेस भी कर पाते हैं अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो। इसके अलावा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस अचीव कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी इवेल्युएशन भी प्रॉफिट के बेस पे ही होती है। हम प्रॉफिट के बेस पे ही पता लगाते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल है या फिर नहीं है। राइट। तो इसलिए ये जो तीनों ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ये तीनों ही तरह के रोल्स जो हैं वो प्रॉफिट एक बिजनेस में प्ले करता है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मार्केट सिगमेंटेशन। सो मार्केटिंग में हम मार्केट सिगमेंटेशन करते हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको हम कुछ सिगमेंट्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दे पोजेस। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीचे जो कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, उसमें से मार्केट सिगमेंटेशन की टाइप कौन सी नहीं है। सो हमारे पास ऑप्शन है होलिस्टिक सिगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन, जियोग्राफिक सिगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सिगमेंटेशन। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास बिहेवियरल सिगमेंटेशन होती है, जिसमें जो कंज्यूमर्स का बिहेवियर होता है उसके हिसाब से हम सिगमेंटेशन करते हैं। जियोग्राफिक सिगमेंटेशन में एरिया के हिसाब से हम सिगमेंटेशन करते हैं। डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन में हमारे पास आ जाता है एज, जेंडर, इनकम, इन सब पैरामीटर्स के हिसाब से हम सिगमेंटेशन करते हैं डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन में। लेकिन मार्केट सिगमेंटेशन के कंसेप्ट में होलिस्टिक सिगमेंटेशन नाम का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is, which approach in study of organizational behavior assumes that nothing is like permanent way of arriving at a particular solution effectively। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमारी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं, जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो वो कौन सी अप्रोच है जो ये कहती है कि कुछ भी बिजनेस में परमानेंट नहीं है। राइट।
नथिंग इज लाइक परमानेंट वे ऑफ अराइविंग एट ए पर्टिकुलर सोल्यूशन इफेक्टिवली, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, कोई एक वे नहीं है जिसकी हेल्प से हम परमानेंट सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। सो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, कॉन्टेंजेंसी अप्रोच, द सिस्टम अप्रोच, कंटेम्प्रेरी अप्रोच या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो इस ओबी की अप्रोच को या फिर मैनेजमेंट की अप्रोचेस इनको बोला जाता है, ऐसी अप्रोच जो कहती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई एक हमारे पास तरीका नहीं है सोल्यूशंस अचीव करने का। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। सो इस पर्टिकुलर अप्रोच को बोला जाता है कॉन्टेंजेंसी अप्रोच। कॉन्टेंजेंसी अप्रोच का मतलब है कि हमें जो डिसीजन लेना है वो बेस्ड ऑन द सिचुएशन लेना है। तो सिचुएशनल अप्रोच भी बेसिकली आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि जो भी डायनामिक्स बदल रहे हैं बिजनेस के, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डिसीजन जो है वो लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी एडवोकेट्स दैट लर्नर्स रिस्पॉन्स इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोड्यूसिंग री स्टिमुलस। तो कौन सी ऐसी थ्योरी है, लर्निंग की थ्योरी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, चार जो थ्योरीज हैं वो यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी अप्रोच है जो एडवोकेट करती है दैट लर्नर्स रिस्पॉन्स इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोड्यूसिंग री स्टिमुलस। ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पर, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर सोशल लर्निंग। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विच इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, जो हमारा रिवॉर्ड है और पनिशमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी लर्निंग है ये होती है, ये एक पर्टिकुलर थ्योरी जो है वो बताती है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, कोई बिहेवियर वो कर रहा है, कोई बिहेवियर उसमें आ रहा है और उस बिहेवियर का रिवॉर्ड उसे मिल जाए, तो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर बिहेवियर के बाद हमें पनिशमेंट मिले, तो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो घट जाती है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो बताती है। राइट, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट लाइक से नो टू ड्रग्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ मार्केटिंग। तो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एडवर्टाइजिंग अगर हम इस तरह की कर रहे हैं, से नो टू ड्रग्स, कि हमें ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, ये किस टाइप की मार्केटिंग का एग्जांपल है? सोशल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ब्रांड मार्केटिंग या फिर वैल्यू मार्केटिंग। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज सोशल मार्केटिंग। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, से नो टू ड्रग्स। राइट, तो इस तरह का जो कैंपेन होता है ये सोशल कैंपेन है, हम सोशल अवेयरनेस दिखाना चाह रहे हैं, लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि नशा करना जो है वो अच्छी चीज नहीं है। तो इसको किस टाइप की मार्केटिंग हम बोल देंगे, ये हमारी सोशल मार्केटिंग हो जाएगी, जो एक सोशल कॉज को एड्रेस कर रही है और जनता में अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही है। तो इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को हम बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। अगला हमारा सवाल है, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द कंपनी टेक्स डिसीजन टू फेस आउट वीक प्रोडक्ट्स एंड कट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमारे पास चार स्टेजेस आती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये होता है। सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन आती है, फिर ग्रोथ आती है, फिर मैच्योरिटी आती है और फिर डिक्लाइन आ जाता है। सो इन पीएलसी की स्टेजेस में से हमें बताना है कि वो कौन सी स्टेज है जब कंपनी ये डिसीजन लेती है कि जो भी उसके वीक प्रोडक्ट्स हैं उसे वो फेस आउट कर देगी, यानी कि बंद कर देगी या फिर उसके प्राइस को कट कर देगी। ये ग्रोथ स्टेज है, डिक्लाइन है, इंट्रोडक्शन है या फिर मेच्योरिटी है। देखिए वेरी इजी टू आंसर, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, डिक्लाइन। तो जो डिक्लाइन स्टेज होती है, डिक्लाइन स्टेज के ऊपर कंपनी क्या करती है, जो भी उसके वीक प्रोडक्ट्स हैं उनको फेस आउट करने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जो है वो बचती नहीं है। राइट, जो कंपटीशन है वो भी काफी हो चुका होता है, प्रोडक्ट इनोवेटिव भी नहीं रहता है, तो फेस आउट करने की तैयारी कंपनी करती है या फिर प्राइसेस को कट कर देती है, ताकि ऐसे कंज्यूमर्स जो कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट चाहते हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद पाए। तो इस तरह के तरीके जो है वो यहाँ पर कंपनी अपनाती है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमांड इन विच कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन टू पे टू अवॉइड इट। तो ऐसी कौन सी डिमांड है जिसमें एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को डिसलाइक करता है और इतना डिसलाइक करता है कि वो उसको अवॉइड करने के लिए, पे करने के लिए भी रेडी हो जाता है। तो इसको हम किस तरह की डिमांड यहाँ पर कहेंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं, नेगेटिव डिमांड, इरेगुलर डिमांड,
डिक्लाइनिंग डिमांड या फिर लेटेंट डिमांड। तो देखिए इस तरह की डिमांड को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह की डिमांड को हम बोलते हैं नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड का मतलब है कि कई बार होता है ना कि कंज्यूमर्स को इस तरह से एडवर्टाइज कर दिया जाता है, प्रोडक्ट इतना ज्यादा कंज्यूमर के सामने आता है कि वो कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को मेरे सामने से बस तुम हटा दो, राइट। वो उस प्रोडक्ट को देखना ही नहीं चाहता, इतना डिसलाइक एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को करता है और रेडी होता है पे करने के लिए भी टू अवॉइड कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए नहीं। तो इस तरह की डिमांड को हम बोलते हैं नेगेटिव डिमांड। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is, an Indian firm purchases goods from Taiwan and then sells those goods to the European Union countries. Which of the following is the above mentioned trade an example of? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक इंडियन फर्म है, वो ताइवान से गुड्स को परचेज करती है, फिर उसे सेल कर देती है, देन सेल्स दोज गुड्स टू द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, राइट। तो एक इंडियन फर्म है, उसने ताइवान से गुड्स खरीदी और फिर उसे ईयू में यानी कि यूरोपियन यूनियन में भेज दिया, राइट। तो इसको किस टाइप का ट्रेड हम बोलेंगे? एंटरप्रोट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, रिटेल ट्रेड या फिर इंपोर्ट ट्रेड, राइट। तो देखिए इस तरह के ट्रेड को बोला जाता है एंटरपोर्ट ट्रेड। ये ऐसी टेक्टिक होती है जिसमें एक कंट्री से हम गुड्स को खरीदेंगे, कम प्राइस पे जनरली खरीदते हैं, उसे दूसरी कंट्री को बेच देंगे ज्यादा प्राइस के ऊपर। जैसे एक एग्जांपल में बोला जा रहा है कि एक इंडियन फर्म है, उसने ताइवान से गुड्स को खरीदा और फिर उसको ईयू में बेच दिया, तो इसको हम बोलते हैं एंटरपोर्ट ट्रेड। Next question is, which of the following functions of management include guiding the subordinates, supervising their performance, communicating effectively and motivating them? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमें बताना है जिसमें क्या क्या आता है। सबॉर्डिनेट्स को गाइड करना, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको सुपरवाइज करना, कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली, और जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको मोटिवेट भी करना। तो ये हमारा मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? क्या ये स्टाफिंग है, ये ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है या फिर डायरेक्टिंग है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का जो हमारा फंक्शन है ये कहता है कि एक जो हमारा मैनेजर है उसका क्या काम है, जो भी उसके सबॉर्डिनेट हैं उन्हें अच्छे से गाइड करना, उन्हें बेसिकली सुपरवाइज करना, उन्हें बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर रखना, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, और अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है तो उन्हें रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट भी करना ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को अचीव कर पाए। तो इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। इन सारे फंक्शंस को हम कहते हैं डायरेक्टिंग। लीडरशिप का रोल बेसिकली यहाँ पर आता है, लीडरशिप से रिलेटेड ये हमारा फंक्शन होता है। Next question is, factors like reference group, clicks and family that influenced behavior of consumer is known as। तो ऐसे फैक्टर्स जिसमें हमारे रेफरेंस ग्रुप आता है, क्लिक्स आते हैं, क्लिक्स जो होते हैं यानी कि स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे 2-4 लोगों का ग्रुप है जो आपस में काफी इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम क्लिक्स बोल देते हैं। और इसके अलावा है फैमिली। तो ये हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है काफी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये फैक्टर यहाँ पर बोला जाता है। तो इन फैक्टर्स को हम किस फैक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं? क्या ये बिहेवियरल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, पर्सनल फैक्टर है या फिर कल्चरल फैक्टर है? तो इस तरह के फैक्टर्स को हम बोलते हैं सोशल फैक्टर्स। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रेफरेंस ग्रुप इसमें हमारा आता है, हमारे क्लिक्स आ जाते हैं, हमारी फैमिली आती है, तो इसको सोशल फैक्टर जो है वो बोला जाता है। Next question is, every year dash is celebrated as World Consumer Right Day। तो कंज्यूमर राइट डे हर साल कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 15 अप्रैल, 15 मार्च एंड 15 मई। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपको याद रखना है, हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, द यूज ऑफ मीडियम डज नॉट हेल्पफुल इन अचीविंग गोल्स ऑफ द सेल्स। बी में बोला जा रहा है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग इज रिलेटिवली चीपर देन टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। Third is, advertising agencies take up the responsibility of distributing the goods. And fourth is, specialized magazines are most suitable for consumer goods of daily use। देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि जो स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स होती हैं उनको हम कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है। जो कंज्यूमर गुड्स हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, यानी कि हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं,
हम साबुन यूज कर रहे हैं तो उनको स्पेशलाइज्ड मैगजीन में एडवर्टाइज नहीं किया जाता है, राइट। इसके अलावा जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं वो गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेवारी भी नहीं लेती, राइट। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो यूज ऑफ मीडियम है वो हेल्पफुल नहीं होता है इन अचीविंग गोल्स ऑफ द सेल्स, तो ये भी गलत बात है, राइट। सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है कि जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग हमारी होती है ये रिलेटिवली चीपर होती है देन द टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, तो ये बिल्कुल सही बात है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग हमारी टेलीविजन की एडवर्टाइजिंग से रिलेटिवली चीपर होती है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक सेटअप। तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ये कहाँ पर सेटअप किए गए थे, तो ऑप्शंस हैं लंदन, कोपेनहेगन, जिनेवा एंड न्यू हेमस्फीयर, राइट। सो देखिए न्यू हेमस्फीयर में ये सेटअप किए गए थे, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया था। सो न्यू हेमस्फीयर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। Next question is in dash the company has no ownership and control in that business and is engaged in complete selling of a unit. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर एक कंपनी के पास कोई ओनरशिप नहीं होती, कोई कंट्रोल नहीं होता, वो उस ओनरशिप और कंट्रोल को छोड़ देते हैं और कंप्लीट जो हमारी बिजनेस यूनिट है उसको सेल कंपनी कर देती है। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है, कौन सी कंपनी की ये स्ट्रेटजी होती है। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन, डिवेस्टमेंट, एक्सपेंशन एंड मर्जर्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज डिवेस्टमेंट। डिवेस्टमेंट वो स्ट्रेटजी होती है जब एक कंपनी अपनी ओनरशिप एक पर्टिकुलर बिजनेस से हटा लेती है, अपना कंट्रोल हटा लेती है, यानी कि उसके सारा जो स्टेक है वो बेच देती है और जो कम यूनिट होती है उसकी जो भी उसका बिजनेस है उसको कंप्लीटली बेच देती है। जनरली कंपनी डाइवेस्टमेंट तब करती है जब उसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। जो प्रॉफिटेबल नहीं है उस केस में डिवेस्टमेंट करना एक बेटर स्ट्रेटजी मानी जाती है। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर कौन सा नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर मैनेजर्स हैव फॉर्मल अथॉरिटी, second is its size and membership changes from time to time, third is it is created by top management and fourth is it is managed by officially appointed managers। तो देखिए फॉर्मल अथॉरिटी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है, बिल्कुल सही बात है। इसको टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करती है, ये भी सही बात है। और फिर इसमें इसको मैनेज कौन करते हैं, अपॉइंटेड मैनेजर्स करते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन बी स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि इसकी जो साइज है और जो मेंबरशिप है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो टाइम टू टाइम जो मेंबरशिप और साइज है वो चेंज नहीं होता है, राइट। तो इसलिए ये हमारा फीचर नहीं है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन इज द। सो कोऑर्डिनेशन क्या है, ये यहाँ पर बताना है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। सो कोऑर्डिनेशन क्या है, तो इन चारों ऑप्शंस को अगर हम देखें सो पढ़ के ये फील हो सकता है कि चारों के चारों ही आंसर होने चाहिए। ये मैनेजमेंट का एलिमेंट भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और एसेंस भी हो सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो चूज करना है जिसमें बाकी सारे भी कहीं ना कहीं आ रहे हों। सो कोऑर्डिनेशन हमारा क्या है, ये हमारी मैनेजमेंट का एसेंस है। बिना कोऑर्डिनेशन के हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is it is the matrix which is helpful to make strategic choice in respect of internal and external factors to know the growth of the project. What is it? तो बोला जा रहा है कि वो कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रेटेजिक चॉइस ले सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि हमारा एक पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसमें ग्रोथ कितनी है ये हम पता कर सकते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं होफार्स प्रोडक्ट मार्केट इवेल्युएशन मैट्रिक्स, G9 सेल मैट्रिक्स, थर्ड इज डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स एंड फोर्थ इज बीसीजी मैट्रिक्स। सो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज बीसीजी मैट्रिक्स। सो बीसीजी मैट्रिक्स में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, स्टार्स, ऐसे बिजनेस वर्टिकल ये होते हैं जहां पर हमारा मार्केट का ग्रोथ रेट भी हाई है और हमारा मार्केट शेयर भी हाई है। क्वेश्चन मार्क ऐसा एरिया हमारा होता है जहां पर मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई है लेकिन हमारा मार्केट शेयर लो चल रहा है, इसलिए इसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। डॉग एक ऐसा बिजनेस हमारा होता है जिसमें जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो चुकी है, लो है,
राइट, और हमारा मार्केट शेयर भी कम है। और कैश काउस वो हमारा बिजनेस होता है जिसमें जो ग्रोथ है वो तो अब लो हो चुकी है, लेकिन हमारा मार्केट शेयर ज्यादा है जिससे हमें ज्यादा कैश यहाँ पर जनरेट होता है, इसलिए इसको कैश काउस बोला जाता है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज बीसीजी मैट्रिक्स, जिसको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं, क्योंकि मार्केट शेयर और ग्रोथ ये दो इसके वर्टिकल यहाँ पर रहते हैं। Next question is, an organization XYZ gives training to only those students who scored 75% in their exam. What type of plan is it? तो एक organization है XYZ, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जो 75% जो है वो लेकर के आते हैं एग्जाम्स में। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिसी है, प्रोग्राम है, रूल है या फिर बजट है? सो इट इज बेसिकली कॉल्ड पॉलिसी। पॉलिसी हमारे कुछ जेनरिक स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम अपने फंक्शंस में फॉलो करते हैं, सो इट इज कॉल्ड द पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑपरेटिंग एंड स्टाफिंग। सो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, हम सभी जानते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। लेकिन कोऑपरेटिंग ये मैनेजमेंट का हमारे 5 फंक्शंस में नहीं आता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरी फ्यूल हैज लिस्टेड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल ने कितने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे? सो वी ऑल नो कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए थे। राइट आंसर वुड बी 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स रेदर देन अ रूल ऑफ थंब। सो कौन सा हमारा प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा डिसीजन है वो रूल ऑफ थंब यानी कि जो चला आ रहा है उसके हिसाब से नहीं बल्कि फैक्ट्स के आधार पर होना चाहिए? ये कौन सा प्रिंसिपल हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का कहता है? ऑप्शन है हमारे पास साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन, mental revolution, then development of science for each element of man's work, and fourth is maximum prosperity। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है? डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ मैंस वर्क, यानी कि साइंस बेस्ड वर्क हम करेंगे, नॉट बेस्ड ऑन द रूल ऑफ थंब। ये हमारा ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल जो है वो कहता है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच स्टेट्स साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब। Next question is, which of the following acts helps in decision making to choose the best alternative among the available resources? So decision making की जब हम बात करते हैं, so decision making का वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी हेल्प से हम बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनमें से? सो ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पर इक्वलाइजेशन, मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, उनका हम इवेल्युएशन करेंगे, उनको हम इवेल्युएट करेंगे और वहां से जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको हम चूज करेंगे। तो इसको जनरली बोला जाता है ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस है डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, राइट, यानी कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसको डेलीगेट कर देना। रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर बाय द टॉप मैनेजमेंट, देन क्रिएटिंग ऑफ डिविजन्स एज पर प्रॉफिट सेंटर्स, एंड फोर्थ इज ओपनिंग न्यू सेंटर्स और ब्रांचेस। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन का हमारा मतलब होता है जब जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। इसका बिल्कुल ऑपोजिट हमारा होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो डेलीगेटेड होती है, राइट। तो जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर मेनली रहती है तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज्ड बाय ए सुपीरियर। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे एक सुपीरियर है, मान लीजिए कोई मैनेजर है, उसके नीचे कितने इंप्लॉइज हैं, कितने वो सबऑर्डिनेट्स को वो एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे मैनेज कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डिविजनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो इस पर्टिकुलर चीज को मैनेजमेंट में हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है।
राइट। सो एक पर्टिकुलर मैनेजर कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे मैनेज कर रहा है, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is, who suggested higher payment for those workers who produced standard output or more, and lower payment to those who fail to produce standard output? So कौन से ऐसे पर्सन्स थे, मैनेजमेंट थिंकर थे, जिन्होंने कहा कि ऐसे वर्कर्स जो ज्यादा काम कर रहे हैं, जो ज्यादा आउटपुट लेकर के आ रहे हैं, उन्हें ज्यादा पेमेंट करो, और ऐसे वर्कर्स जो ज्यादा आउटपुट नहीं ला पा रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लोअर पेमेंट करो। यानी कि इनके अकॉर्डिंग दो तरह के स्ट्रक्चर हमारे होने चाहिए पेमेंट के। एक होना चाहिए हायर वेजेस और दूसरा होना चाहिए लोअर वेजेस। जो ज्यादा काम करे उसे ज्यादा पैसा दो, जो कम काम करे उसे कम पैसा दो। ये किसने कहा था? सो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर एल्टन मायो, एल एच हेनरी, एफ डब्ल्यू टेलर या फिर हेनरी फ्योल। तो इस चीज को कहा था एफ डब्ल्यू टेलर ने, जिन्होंने डेवलप करी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट। Next question is, a network of social relationship that arise spontaneously due to interaction at work is called. So social relationship का एक ऐसा नेटवर्क जो spontaneously arise हो जाता है जब people organization में interact करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डेलीगेशन। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एग्जिस्ट करती है, जहां पर सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जो नॉर्मली गप्पे लोग मार रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्टिकुलर फिनोमिना को ही हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। या फिर आप काम कर रहे हैं, आप चाय के ऊपर, कॉफी के ऊपर, लंच में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसका फंक्शन है? लोअर लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स, सुपरवाइजर या फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स। तो जो हमारी मेन पॉलिसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, पूछा जा रहा है कि उसको बेसिकली बनाता कौन है। सो पॉलिसी मेकिंग का काम देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी होगी उसको टॉप मैनेजमेंट बनाती है। Next question is, a company X produces washing powder, advertises achievements to the consumers, and clarify the misconceptions or doubts. What is the objective of company behind such advertising? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये कंपनी X है जो वॉशिंग पाउडर प्रोड्यूस करती है, और जब वो एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसमें वो अपनी अचीवमेंट्स को बताती है, अचीवमेंट को एडवर्टाइज करती है, और जो भी कंज्यूमर्स के मिसकंसेप्शंस या डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर देती है। सो एडवर्टाइजिंग का कौन सा पर्पज है जिसको वो यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं? ऑप्शन है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट या फिर क्रिएट एंड एनहांस गुडविल ऑफ द फर्म। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट तो पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन की तो कोई बात नहीं है। राइट। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं लोगों के डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे क्रिएट एंड एनहांस गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पर जो उनका फोकस है वो गुडविल के ऊपर है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें दिया गया है टू ओनली। Next question is, for which of the following products advertising through newspaper is not considered to be appropriate? तो कौन से हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें अगर हम न्यूज़पेपर से एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसे अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा? ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स, टीवी, सोप या फिर बैंकिंग। सो देखिए टीवी की ऐड अगर आपको करनी है, सोप की ऐड करनी है या फिर बैंक्स की ऐड करनी है, तो उसको हम न्यूज़पेपर में आसानी से कर सकते हैं, और आपने जनरली ये सारी एड्स न्यूज़पेपर में देखी भी होंगी। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट्स जनरली न्यूज़पेपर्स में नहीं आती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is, who said that marketing mix is a set of controllable variables that the firm can use to influence buyers' responses? So कौन से मैनेजमेंट थिंकर थे, मार्केटिंग के थिंकर थे, जिन्होंने ये कहा कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स का एक सेट होता है जिसको फर्म यूज कर सकती है बायर्स रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ऑप्शंस में है हमारे पास फिलिप कोटलर, केविन लेन केलर, पीटर ड्रकर ड्रकर एंड नैन्सी ली। तो इस बात को देखिए बोला था फिलिप कोटलर ने, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट बाय अ सेल्समैन।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक सेल्समैन है, वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसकी प्रोसेस को हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, फॉलो अप और आफ्टर सेल सर्विस, एक्शन और एंडिंग द प्रोसेस ऑफ सेल और आंसरिंग द क्वेरीज। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है सेलिंग की प्रोसेस में, पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस में? तो सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि सबसे पहले वन यहाँ पर आएगा। प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग में जो हमारा फोकस होता है वो होता है कि कौन से जो लोग हैं वो हमारे कंज्यूमर हो सकते हैं। फिर प्री अप्रोच आता है, हम स्टडी करते हैं उनके बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में। फिर तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पर आ जाएगा, हम उनको अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद हम प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं प्रोडक्ट को। जब हमारी प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं उनको हम आंसर करते हैं। क्वेरीज को आंसर करने के बाद फिर उसके बाद जो सेल्स है, हमारी जो प्रोसेस है वो एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। और एंड में हम यहाँ पर जो आफ्टर सेल सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं या फिर फॉलो अप करते हैं। और लास्ट में हमारा आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 5। राइट, सो 1 2 3 4 7 6 5 ये हमारी सीक्वेंस रहेगी जो दी गई है ऑप्शन नंबर 4 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। Next question is, who said about products? Product is a set of tangible and intangible attributes, including packaging, color, price, manufacturer's prestige, retailer's prestige, and manufacturers and retailers services, which buyer may accept as offering satisfaction of wants and services. So ये प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन है, हमें बताना है कि डेफिनेशन किसने दी थी। और देखिए बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जिसने एक प्रोडक्ट की हर एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि प्रोडक्ट में क्या है, एक सेट है प्रोडक्ट जिसमें क्या होता है, उसके टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। जिसमें क्या क्या जाता है, उसकी जो पैकेजिंग है वो आएगी, उसका कलर, प्राइस, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी प्रेस्टीज, रिटेलर की प्रेस्टीज, साथ में मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी इसमें आ जाएंगी। और ये सारी चीजें मिलकर के क्या कर रही हैं, जो बायर्स हैं उनकी उनकी जो वांट्स हैं, जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रही हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। ये डेफिनेशन किसने दी थी? विलियम जे स्टैंटन, चार्ल्स फ्यूट्रल, जेरोम मैकार्थी या फिर माइकल एज्जल? तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विलियम जे स्टैंटन ने ये बहुत ही अच्छी जो डेफिनेशन है इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स इज द कस्टमर आल्सो द कंज्यूमर? सो कस्टमर कौन से एग्जांपल में इनमें से कंज्यूमर भी होगा? पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जिसमें बोला जा रहा है कि एक्स बाइज अ शर्ट एंड गिफ्ट्स इट टू हिज फ्रेंड वाई। एक्स ने एक शर्ट खरीदी और उसको गिफ्ट कर दिया बाई को। इसके बाद बोला जा रहा है कि ए बाइज ए टूथपेस्ट विच इज यूज्ड बाय ए हिमसेल्फ, हिज वाइफ बी एंड डॉटर सी। तो ए ने एक टूथपेस्ट खरीदी जिसको ए भी यूज कर रहा है, उसकी वाइफ भी यूज कर रही है बी, और उसकी जो डॉटर है सी वो भी यूज कर रही है। सो एक कस्टमर कंज्यूमर किस केस में होगा? तो पहले तो समझते हैं कि कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या है। कस्टमर वो होता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई करता है, और जो कंज्यूमर वो होता है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करता है। तो देखिए सेकंड में यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए ने टूथपेस्ट खरीद लिया, उसने खुद भी उसको यूज किया। राइट, सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 2। पहले केस में क्या है, सिर्फ परचेजिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो एक्स है वो सिर्फ कस्टमर है, बाई यहाँ पर कंज्यूमर होगा। Next question is, it is the place for transacting business where clerical and administrative functions are carried out to coordinate and control the activities of the organization. What is called? So कौन सा प्लेस है जहां पर बिजनेस से रिलेटेड जो क्लैरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो करा जाता है, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो कोऑर्डिनेट हो सकें, वो कंट्रोल हो सकें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउस, ऑफिस, कंप्यूटर रूम या फिर फैक्ट्री। सो दिस पर्टिकुलर प्लेस इज बेसिकली कॉल्ड ऑफिस। Next question is, which of the following is not a principle of management given by Henry Fayol? So Henry Fayol ने कौन सा principle of management नहीं दिया है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हेनरी फ्यूल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो थ्योरी है वो दी थी मैनेजमेंट की, जिसमें इन्होंने दिए थे टोटल 14 प्रिंसिपल्स। तो ऑप्शन से हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, टाइम स्टडी, इक्विटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या फिर ऑर्डर। देखिए इक्विटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड ऑर्डर ये तीनों ही हमारे जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उसमें आते हैं। राइट, लेकिन जो टाइम स्टडी है ये हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट में आती है, जिसको दिया था
FW टेलर ने, ना कि हेनरी फ्यूल ने। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज टाइम स्टडी। Next question is which of the following is not a characteristic of sole proprietorship form of business organization? तो sole proprietorship जो हमारी form of business organization होती है जिसमें एक अकेला पर्सन बिजनेस को सेटअप करता है और उसको मैनेज करता है, उसका प्रॉफिट भी और लॉस भी वही लेता है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो हमें ऑप्शंस में से देख करके यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन of this form of business organization does not involve any legal formalities. Second is there is no separation of ownership and management. Third is the business unit does not have an entity separate from the owner. And fourth is the liability of the sole proprietor is limited. So देखिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें जो पैसा लगाया होता है वो एक ही पर्सन ने लगाया होता है, एक ही इंडिविजुअल ने लगाया होता है, राइट। वही इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही उसकी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है, वो लिमिटेड नहीं रहती है। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Next question is with which of the following objectives EDII was established in Ahmedabad in 1983 as a resource organization। तो आपको यहाँ पर बताना है EDII। EDII का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसको अहमदाबाद में जो है वो सेटअप किया गया था। तो किस ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप किया गया था? सो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर टू मेक द प्रोग्राम्स फॉर SBI, second is to coordinate the activities of small business development, third is to develop the rural entrepreneurship, and fourth is to create institutional infrastructure for entrepreneurship development। so इसका जो कोर फोकस था, कोर ऑब्जेक्टिव था EDII का, वो था टू क्रिएट इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यानी कि हम अपनी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कल्चर को बढ़ा सकें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए हम क्रिएट कर सकें, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को यहाँ पर सेटअप किया गया था। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर ये है विजन है EDII का। विजन इज टू रिटेन ग्लोबल लीडरशिप इन फॉस्टरिंग एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप को फॉस्टर करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर इसका मिशन दिया गया है टू बिकम ए कैटलिस्ट इन फैसिलिटेटिंग एमरजेंस ऑफ कॉम्पिटेंट फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप। तो कैसे एंटरप्रेन्योर बनाने हैं जिनमें कॉम्पिटेंस हो, कॉम्पिटेंट फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जिनकी फैमिली में किसी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया होता है, वो ही पहले अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं, राइट। ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग SMEs इनटू ग्रोथ ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस। जो एग्जिस्टिंग SMEs हैं उनको ग्रोथ ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस बनाना कैसे? थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, राइट। और ये इसकी यहाँ पर क्वालिटी पॉलिसी यहाँ पर दी गई है। Next question is entrepreneurs who are reluctant to introduce any changes in their production method and follow their own traditional style irrespective of loss of profit or goodwill are known as। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि वो कौन से entrepreneurs होते हैं जो reluctant होते हैं to introduce any changes in their production method, यानी कि अपने प्रोडक्शन मेथड में कोई भी चेंज वो इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो उनका ट्रेडिशनल स्टाइल है उसको ही फॉलो करते रहते हैं चाहे उनको लॉस ही होता रहे, चाहे उनकी गुडविल ही क्यों ना चली जाए, वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको चेंज नहीं करते हैं। ऐसे कौन से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं? सो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर, फेबियन एंटरप्रेन्योर, ड्रोन एंटरप्रेन्योर या फिर इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। तो इस तरह के एंटरप्रेन्योर को हम कहते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर, राइट। यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर फेबियन और ड्रोन है। फेबियन भी इसी तरह का होता है जिस तरह का ड्रोन है, इसमें कई बार कंफ्यूजन भी होता है। फेबियन एंटरप्रेन्योर भी ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जो चेंज नहीं करता है, विच इज आल्सो हु इज आल्सो रिलक्टेंट टू चेंज। लेकिन अगर उसे लगे कि नहीं अब तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा, लॉस ही हो जाएगा, मेरी गुडविल ही चली जाएगी, तब जा करके वो फिर चेंज करता है। लेकिन ड्रोन एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, चाहे बिजनेस ठप हो जाए, खत्म हो जाए, लॉस हो जाए, गुडविल चली जाए, फिर भी चेंज नहीं करेगा। ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम बोलेंगे ड्रोन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NIESBUD was established by the। सो ये एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। इसको किसने एस्टेब्लिश किया था?
सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो इन इंस्टीट्यूट को यहाँ पर सेटअप किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर जो है वो आता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, डिसीजन मेकर, वर्क विद विजन एंड मिशन, थर्ड इज दे शुड नॉट टेक रिस्क, एंड फोर्थ इज ट्रबल शूटिंग नेचर। तो एंटरप्रेन्योर्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो रिस्क लेता है, जो डिसीजन भी लेता है, जिसके पास एक विजन होता है, और जो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। राइट। सो वो एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकर भी है, उसके पास विजन और मिशन भी है, ट्रबल शूटिंग नेचर का भी होता है, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि दे शुड नॉट टेक रिस्क, उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर्स टेक रिस्क, तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योरशिप की नहीं है। Next question is which of the following is not the objective of entrepreneurship development programs। तो entrepreneurship development programs जो हम चलाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हैं, डेवलप द फेवरेबल एनवायरमेंट रिलेटेड टू स्मॉल बिजनेस, सेकंड इज डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन एंड शार्पनिंग entrepreneurial trails and behavior, third is follow the traditional techniques of production process, and fourth is appropriate social responsibilities। सो कौन सा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बेसिकली हमें बताना है। तो देखिए, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्मॉल बिजनेसेस के लिए बिल्कुल सही बात है। डेवलप अचीवमेंट मोटिवेशन एंड शार्पनिंग द एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स एंड बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अप्रिशिएट करना, ये भी सही बात है। लेकिन सिर्फ ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज करते रहना फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, ये ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं है ईडीपीस का। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the oldest special financial institution that was set up in India। सो हमें यहाँ पर बताना है कि ओल्डेस्ट एसएफआई यानी कि स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया का कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकंड इज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे पुराना स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारा IFCI, जो बना था 1948 में। ठीक है। सो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is dash refers to all those activities which are to be carried out by a person to establish and to run the business enterprise in accordance with the changing social, political and economic environments। So उसको हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा पर्सन जो एक बिजनेस एंटरप्राइज को रन करता है और जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस को रन करता है। तो उसको बेसिकली वेरी इजी टू आंसर, इट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। Next question is dash is a process by which employee is downgraded and sent to a lower position from the one he is holding at present। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक एम्प्लॉय को डाउनग्रेड कर दिया जाता है और उसे लोअर पोजीशन में भेज दिया जाता है उस पोजीशन से जिसे वो अभी प्रेजेंट में होल्ड कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रमोशन, demotion, appraisal या फिर stagnation। So this is basically called the demotion। Right answer will be option number 2। Next question is recruiting is a process to discover the source of manpower according to Dale Yarder। Which sequence from the following of the effective selection is correct। So effective selection की process हमें यहाँ पर बतानी है। Options हमें दिए गए हैं, HRP यानी कि Human Resource Planning, Job Analysis, Recruitment, Selection, Placement, then we have HRP, Recruitment, Selection, Job Analysis and Placement, then HRP selection, recruitment, job analysis, placement, and then we have HRP job analysis, selection, recruitment and placement। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पर आता है HRP यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये हम सबसे पहले करते हैं। सेकंड, फिर इसके बाद हमारा स्टेप आएगा जॉब एनालिसिस का, जिसमें हम जॉब एनालिसिस करेंगे। एक जॉब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें हम कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाना, ये सब इसमें आता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है रिक्रूटमेंट। फिर हम रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर हमारी सिलेक्शन होगी, एंड देन हम एम्प्लॉय की प्लेसमेंट कर देंगे इन द रिस्पेक्टिव पोजीशन इन द डिपार्टमेंट। तो इसलिए राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो HRP यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? टू ट्रेन द ह्यूमन रिसोर्सेज इन दोज एरियाज विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, to ensure optimum utilization of human resources available in an organization, to access or forecast the future requirement of the organization, and to determine the recruitment level. So recruitment के level को भी HRP determine करती है, right? जो फ्यूचर स्किल्स रिक्वायरमेंट होती हैं उसको भी एसेस करती है, फोरकास्ट करती है। इसके अलावा जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी यहाँ पर इंश्योर करना होता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन करना उन एरियाज में जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट नहीं है, ये HRP नहीं करता है। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is employees are offered special several benefits in addition to wages, salary allowances. These benefits and services are called। सो ऐसे बेनिफिट्स जो हैं कुछ एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करे जाते हैं जो उनकी बेजेस, सैलरी और अलाउंसेस के बाद उनको दिए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स, बोनस, रिवॉर्ड्स या फिर कंपनसेशन। तो इस तरह के बेनिफिट्स को बेसिकली बोला जाता है फ्रिंज बेनिफिट्स, जिसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आ जाता है या फिर कोई क्लब मेंबरशिप आ गई एक्सेट्रा। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is which of the following is not a characteristic of partnership form of the business organization। So हमारी partnership form of business organization जो होती है उसकी कौन सी characteristics नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन है contractual relationship, can raise unlimited capital, existence of lawful business and principal agent relationship। तो देखिए पार्टनरशिप की बात करें तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप उसमें रहती है, कॉन्ट्रैक्ट भी उसमें होता है, राइट। इसके अलावा जो लॉफुल बिजनेस होता है उसकी भी एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। लेकिन अनलिमिटेड कैपिटल आप पार्टनरशिप में रेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं जो बिजनेस में आ रहे हैं वही जो है वहां पर पैसा लगाते हैं। सो अनलिमिटेड कैपिटल यहाँ पर रेज नहीं करी जा सकती, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। Next question is Gopal runs a grocery shop in the local market. He buys goods from the wholesale market and sells it to the customers as per their requirement. By doing so, he earns some profit. Which type of business organization he runs? So गोपाल है वो एक ग्रोसरी शॉप रन कर रहा है लोकल मार्केट में, होलसेल मार्केट से वो गुड्स खरीदता है, कस्टमर्स को बेच देता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरी इजी टू आंसर, दिस इज कॉल्ड द सोल प्रोप्राइटरशिप। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। Next question is state which one is not one of the outcomes of training programs held by organization for employees। कि organizations employees के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती है, उसका आउटकम क्या नहीं है, यानी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कौन सा आउटकम नहीं हो सकता, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है इंक्रीज इन वेजेस, पर्सनल ग्रोथ, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड ऑब्सिलेंस प्रिवेंशन। देखिए ऑब्सिलेंस प्रिवेंशन ये भी होगी ट्रेनिंग प्रोग्राम से, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी, इंप्लॉयज की पर्सनल ग्रोथ भी आएगी। लेकिन इंक्रीज इन वेजेस जनरली ट्रेनिंग प्रोग्राम से नहीं होती है, डायरेक्टली तो कम से कम नहीं होती है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो चलाया और उसके बाद जो है वो अपने इंप्लॉयज की जो वेजेस है उसको इंक्रीज कर दिया, तो ऐसा जनरली नहीं होता है। ये जरूर हो सकता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से किसी की पर्सनल ग्रोथ हुई, उसकी प्रमोशन हुई, वहां से सैलरी बढ़ी, वो इनडायरेक्ट तरीका है, लेकिन डायरेक्टली वेजेस इंक्रीज नहीं होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is which of the following is not one of the characteristics of planning। So planning की कौन सी characteristics नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। Options दिए गए हैं। Planning is the last function among the managerial functions. Second is planning is a continuous process. Third is it logically precedes all other managerial functions. And fourth is managers at all levels are involved in planning. So managers जितने भी levels पर होते हैं वो planning में involve होते हैं। बाकी जितने भी हमारे मैनेजरियल फंक्शंस हैं जैसे कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इसके अलावा कंट्रोलिंग या ऑर्गेनाइजिंग, उनसे पहले हमारा प्लानिंग आता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो लेकिन हमारा जो प्लानिंग है ये फर्स्ट फंक्शन है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, ना कि लास्ट फंक्शन। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
Next question is an office having a large room where all the department's men and equipment are housed under a single roof without partitions. This office is known as। तो ऐसा लार्ज रूम जहां पर जो भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं और इक्विपमेंट्स हैं वो एक ही रूफ के अंडर सारे होते हैं और उसमें कोई भी पार्टीशन नहीं होती है, तो इस ऑफिस को क्या बोला जाता है? लोकल ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, रीजनल ऑफिस या फिर ओपन ऑफिस? तो इस तरह के ऑफिस को हम बोलते हैं ओपन ऑफिस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वालिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज हार्मफुल? तो अगर हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है किसी के साथ तो कौन सी ऐसी क्वालिटी होगी जो हार्मफुल होगी? ऑप्शंस आर एम्पैथी, एरोगेंट, गुड लिसनर एंड कॉन्फिडेंस। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वी ऑल नो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एरोगेंट है तो उस केस में जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगी। एम्पैथी, गुड लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question is the fundamental purpose for existence of any organization is described by its। तो एक जो फंडामेंटल पर्पस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का कि वो एग्जिस्ट क्यों कर रही है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्रोसीजर्स में, एक कंपनी के प्रोसीजर्स में, उसकी पॉलिसीज में, स्ट्रेटजी में या फिर मिशन में? तो एक कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है ये हमें देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर कंपनी के मिशन में, जिससे हमें पता चलता है कि वाई अ पर्टिकुलर कंपनी इज एग्जिस्टिंग और वो क्या अचीव यहाँ पर करना चाह रहे हैं। सो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर जो है वो मिशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक रोल ऑफ मार्केटिंग इज टू हैव द राइट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन द राइट क्वांटिटी एट द। जो बेसिक रोल है हमारी मार्केटिंग का वो क्या है? राइट प्रोडक्ट्स और राइट सर्विसेज को राइट क्वांटिटी में पहुंचाना, एट राइट प्लेस, एट राइट टाइम एंड प्लेस या फिर राइट मार्केट। सो मार्केटिंग का हमारा पर्पस होता है कि जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनको हम राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम और राइट प्लेस पर पहुंचाएं राइट कंज्यूमर तक। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा क्वेश्चन है जेनेटिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल ऑफ। तो जो हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट वो रिसोर्सेज को कर रहे हैं, वो किसका पार्ट है? जेनेटिक इज प्राइमरी एंड एक्सट्रैक्टिव इज टर्शरी इंडस्ट्री, बोथ आर प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, बोथ आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड बोथ आर टर्शरी इंडस्ट्रीज। देखिए जो हमारी जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं ये हमारी दोनों ही प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड ये हमारी इंडस्ट्रीज हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हमारी प्रोसेस का मेजर एलिमेंट कौन सा नहीं है? अगेन नॉट वाला क्वेश्चन है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं असाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, सेकेंड इज स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, थर्ड इज स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड फोर्थ इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। तो देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी की फॉर्मुलेशन होती है। सबसे पहले हमारा बेसिकली क्या आता है? विजन आता है, राइट? हमारा विजन मिशन वगैरह आएगा, स्ट्रेटेजिक विजन इंटेंट जिसको हम बोलते हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बाद आता है हमारा स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, देन स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। सो असाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। सो राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड? यानी कि हमें एंसिलरी यहाँ पर बताना है ट्रेड्स के। ट्रेड के ऑक्सिलरी या फिर एंसिलरी का यहाँ पर मतलब होता है कि जो ट्रेड हम कर रहे हैं, मेन हमारा जो ट्रेड हो रहा है उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज सपोर्ट करती हैं? ऑप्शन है हमारे एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंटरमीडियरीज। तो देखिए कोई भी ट्रेड अगर हमारा हो रहा है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, वहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत भी पड़ेगी, आपको इंश्योरेंस की जरूरत भी पड़ेगी, आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है, लोन लेना है, राइट? इसके लिए आपको बैंक्स की जरूरत पड़ेगी और अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फाइनल कंज्यूमर तक इंटरमीडियरीज की जरूरत भी पड़ेगी। सो चारों की ही आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, चारों ही सपोर्ट सर्विसेज हैं किसी भी ट्रेड की, किसी भी बिजनेस की। सो राइट आंसर यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटी? सो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं फार्मर्स ग्रोइंग राइस फॉर इज ओन कंजम्पशन, सेकेंड इज अ टीचर टीचेस इन द स्कूल एंड गेट सैलरी,
Third is a factory owner producing school bags for the sale in market. एंड फोर्थ इज अ मेड सर्व्स एट होम इन रिटर्न ऑफ मनी। तो देखिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जहां पर कोई ना कोई हमारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, वो वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर रही है इकोनॉमी में, राइट। सो अगर कोई मेड किसी घर में काम कर रही है, उसको पैसा मिल रहा है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। कोई पर्टिकुलर पर्सन स्कूल बैग्स प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में सेल करने के पर्पज से, ये भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर कोई फार्मर राइस को ग्रो कर रहा है अपनी कंजम्पशन के लिए, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अगर वो राइस को ग्रो करता है सेल करने के पर्पज से, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परपेचुअल सक्सेशन इज द सेलिएंट फीचर ऑफ। तो परपेचुअल सक्सेशन जो है वो किसका फीचर है? ऑप्शन है हमारे पास ज्वाइंट हिंदू फैमिली, सेकंड इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, थर्ड इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फोर्थ इज पार्टनरशिप फर्म। सो परपेचुअल सक्सेशन का यहाँ पर मतलब है कि अगर आपकी कंपनी का जो कोई मेंबर है, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है, वो छोड़ के भी चला जाता है, सो एक परपेचुअल सक्सेशन वहां पर रहता है, कोई नया पर्सन आकर के उस लीडरशिप पोजीशन को संभाल लेता है। तो ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली में नहीं होता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी नहीं होता, ये पार्टनरशिप फर्म्स में भी नहीं होता, क्योंकि इनके मेंबर ही यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, इसको आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बोल सकते हैं, वहां पर ये फीचर हमें देखने को मिलता है कि एक परपेचुअल सक्सेशन हमारा रहता है। और जैसा कि हम अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस जो है वो अनंत काल तक चलता रहेगा, वही इसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। Next question is an amendment was made in Hindu Succession Act that the daughter of co-partner of a joint Hindu family shall by birth become a co-partner when this amendment was made। So देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट करी गई थी, जिसमें ये बोला गया कि जो डॉटर है वो को पार्टनर बन सकती है बाय बर्थ। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट है ये कब करी गई थी? 2008 में, 2007, 2017 या फिर 2005? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, 2005 में ये अमेंडमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट में करी गई थी। Next question is Dash suggested that an appropriate balance should be maintained between centralized and decentralization of authority। तो किसने कहा था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक बैलेंस जो है वो होना चाहिए, राइट। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि जो टॉप लेवल हमारी मैनेजमेंट है वही डिसीजन लेगी, और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो कहता है कि आप उसको डेलीगेट कर दो, बेसिकली, राइट, डेलीगेट आपको कर देना चाहिए। सो इसका जो बैलेंस है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए किसने कहा था? तो ये कहा था बेसिकली हेनरी फ्योल ने। किसमें कहा था? जो इनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, इनमें बेसिकली इन्होंने कहा था कि जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है, इनका एक बैलेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Next question is the term dash refers to economic activities which are connected with the conversion of resources into useful goods or to mean the group of firms producing the similar goods। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो कौन सी टर्म है जिसमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं एंड विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज। हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनसे हम यूजफुल गुड्स बनाते हैं। और एक ग्रुप ऑफ फर्म्स जो सिमिलर गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, उसका मीन आप उसको बोल सकते हो। तो ये क्या है? यानी कि जो भी बाकी फर्म्स इस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस फर्म से। तो ये क्या है? इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, बिजनेस है, या फिर ट्रेड है? सो यहाँ पर मीन की बात हो रही है, सो इट इज बेसिकली इंडस्ट्री। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मार्केटिंग। सो मार्केटिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास मिडल मैन इज नॉट नेसेसरी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या मिडल मैन जरूरी नहीं है बाइंग और सेलिंग के लिए? ये बोला जा रहा है सबसे पहले। देन एडवर्टाइजमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। Third is market does not force fashion changes. And fourth is the primary objective of the market is to allocate all the resources efficiently. Right? So हमें यहाँ पर बताना है कि मार्केटिंग के बारे में झूठ कौन सी बात है, राइट। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, वो हमें यहाँ पर बताना है। सो देखिए जो फॉल्स स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर है वो है एडवर्टाइजिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। आपको अगर एक प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, तभी तो कंज्यूमर जानेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में,
राइट। एक और स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है मार्केट फंक्शन को लेकर के कि मिडल मैन नेसेसरी नहीं है। क्या ये बात जो है वो सच है? जी हाँ, ये सच है, क्योंकि हम डायरेक्ट मार्केटिंग भी तो करते हैं। कोई प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर सकता है, इंटरमीडिएरीज की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है हर बार। लेकिन एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी, तभी कंज्यूमर है जो है वो अवेयर रहेगा प्रोडक्ट के बारे में। सो एडवर्टाइजिंग हमारी नेसेसरी होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी एंड राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is which among the following marketing concept matches the organizational objective produce what consumer needs। तो ए हम कौन सा हमारा जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो ये कहता है कि आप उन प्रोडक्ट्स को बनाइए जिनकी कंज्यूमर्स को ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाइए, तभी वो बाजार में बिकेंगे। ऑप्शंस में है हमारे पास प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट। सो ये जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो कहता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए जो कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग है, और वो जो नीड्स एंड वांट्स हैं कंज्यूमर्स की वो सेटिस्फाई हों उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्वाइंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो किसने ये प्रिंसिपल क्वाइन किया था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि हमें साइंस के अकॉर्डिंग चलना है, जो चीजें चल रही हैं सिर्फ वही उसी को फॉलो नहीं करना है। रॉबर्ट्स थ्योरी, मार्शल्स थ्योरी ऑफ नीड, रिकॉर्ड्स थ्योरी या फिर एफडब्ल्यू टेलर। तो देखिए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इसको बोला गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट में, सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिया था एफडब्ल्यू टेलर ने। Next question is which of the following techniques of scientific management is defined in the statement management should find one best way to perform a task। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन है इसमें कौन सी टेक्निक यहाँ पर झलक रही है, और स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट को एक बेस्ट वे निकालना चाहिए जिससे वो टास्क को परफॉर्म कर सके। तो ऑप्शंस दिए गए हैं मेथड स्टडी, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो मेथड स्टडी टेक्निक है वो कहती है कि जो बेस्ट मेथड होगा, जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, उसकी हेल्प से मैनेजर्स को काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is the most effective medium for outreaching product information to housewives in rural areas। तो अगर हमें रूरल एरियाज में जो हाउस वाइफ्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, उन तक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को अच्छे से पहुंचाना है, सो मोस्ट इफेक्टिव मीडियम क्या होगा। ऑप्शंस आर रेडियो और टेलीविजन, सेकंड इज सोशल मीडिया, थर्ड इज ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड फोर्थ इज प्रोफेशनल मैगजीन्स। तो देखिए रूरल एरियाज में हाउस वाइफ्स तक अगर आपको पहुंचाना है अपना जो प्रोडक्ट का है उसका इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए जो हमारा बेस्ट मीडियम होगा दैट विल बी रेडियो एंड टेलीविजन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is under which macro environment the marketing manager has to study the following trends। सो हम मैक्रो एनवायरनमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट में जो मार्केटिंग मैनेजर्स है उसे कुछ ट्रेंड्स को स्टडी करना पड़ता है। तो कुछ ट्रेंड्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं, ट्रेंड्स इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड रियल इनकम ग्रोथ, एंड सेकंड इज पैटर्न ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारी इकोनॉमी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ग्रोथ आ रही है, जो रियल इनकम ग्रोथ हो रही है, और हमारा इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैटर्न है उनको अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो कौन सा मैक्रो एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें आएंगी। ऑप्शन आर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट या फिर पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारी इनकम ग्रोथ, जीएनपी या फिर इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी हमारी आती हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is the dash plays a vital role to make available all goods and services produced in the market for the consumers according to their needs and demands। राइट, so यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन यहाँ पर एक वाइटल रोल प्ले करता है जिसकी हेल्प से जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करी हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स तक पहुंचा पाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स। अब ऑप्शंस आर स्टॉकिस्ट, प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स या फिर इंटरमीडियरीज। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच आर इंटरमीडियरीज। जो हमारे इंटरमीडियरीज हैं, राइट, जो भी मिडलमैन हैं उनकी हेल्प से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम इफेक्टिवली पहुंचा पाते हैं हमारे कंज्यूमर्स तक उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग।
Next question is, it is the manager's ability to coordinate all organizational activities and varied interests involved in it. It involves viewing the organization in totality and undertaking the interdependence of its individual parts. Name the managerial skill. तो यहाँ पर कुछ managerial skills हमें mentioned हैं, technical skills, human skills, functional skills and conceptual skills. और कुछ statements दी हैं, हमें बताना है ये कौन सी managerial skill के अंडर आती हैं। तो बोला जा रहा है कि ये मैनेजर की ability है किस चीज को, वो कोऑर्डिनेट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को एंड वेरिड इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन इट। इसके साथ ही वो ऑर्गेनाइजेशन को टोटलिटी में व्यू कर पाता है और जो भी इंटरडिपेंडेंस है इंडिविजुअल पार्ट्स की उसको समझ पाता है। तो ये कौन सी स्किल है, तो ये बेसिकली जो हमारी स्किल होगी इट वुड बी कंसेप्चुअल स्किल्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। Next question is, which of the following statements is untrue about World Trade Organization? So WTO के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है। सबसे पहले है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1995। सेकंड इज डब्ल्यूटीओ इज द सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी कि गेट। Third is its headquarters is located in Lucerne, Switzerland. And fourth is the only international organization which deals with the global rules of trade between the nations. देखिए 1995 में WTO आया था। गैट का ये सक्सेसर है, ये भी सही बात है, और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल रूल्स और जो ट्रेड्स होते हैं उनको बेसिकली गवर्न करती है, उनके साथ में डील करती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में है, ये बात तो सही है, लेकिन जिनेवा में है, ल्यूसेन में नहीं। इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर है। Next question is, which of the following factors does not influence the choice of organization at the time of starting a business unit? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस यूनिट। यानी कि जब आप एक बिजनेस यूनिट स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर आपको ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस लेनी है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है, सारी चीजें डिसाइड करनी है। तो कौन सा फैक्टर वहां पर इन्फ्लुएंस आपकी चॉइस को नहीं करेगा? ऑप्शंस हैं हमारे पास, गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस, सेकंड इज एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, थर्ड इज द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड फोर्थ इज इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी। तो देखिए गवर्नमेंट कंट्रोल रेगुलेशन तो हमें देखनी ही पड़ेगी, चाहे हमारा किसी भी टाइप का बिजनेस हो। रिस्क और लाइबिलिटी भी हम देखते हैं, कौन सा एरिया है बिजनेस का उसको भी ध्यान में रखते हैं। लेकिन टैक्स लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा इस चीज को हम उस टाइम पे नहीं देखते हैं, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। दैट्स वाई आवर राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। Next question is, which one of the following is not a benefit of trade liberalization? तो ट्रेड लिबरलाइजेशन का बेनिफिट कौन सा नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉर प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स मार्केट्स आर एनलार्ज्ड एंड सेल्स अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स हैं, मार्केट्स उनके लिए एनलार्ज हो जाता है और सेल्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। इसके अलावा बोला जा रहा है जो इनकम डिस्पैरिटी और प्रोडक्टिविटी है उसमें काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं। थर्ड है वर्कर्स गेन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। एंड फोर्थ इज कंज्यूमर्स एंजॉय लोअर प्राइसेस एंड ग्रेटर चॉइस इन प्रोडक्ट्स। तो देखिए लिबरलाइजेशन होती है तो क्या होता है, ऑब्वियसली जो मार्केट्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, सेल्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं आपके पास। इसके अलावा कंज्यूमर्स के पास जो है वो लोअर प्राइस पे भी प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके पास चॉइस बढ़ जाती है। राइट, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। राइट, लेकिन जो इनकम डिस्पैरिटी है वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंसेस आते रहते हैं, ये गलत बात है यहाँ पे, और इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रेड द कॉर्प्स वाज लिस्टेड बाय। तो जो प्रिंसिपल है एस्प्रेड द कॉर्प्स उसको किसने लिस्ट किया था, तो ये लिस्ट किया गया था हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने। राइट, और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को किसने दिया है, हेनरी फ्योल ने। राइट, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस में हमें दिया गया है बीच पहला है डॉक्टर वर्किंग इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेकंड इज अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल,
Third is a farmer working in the field for selling commodities, and fourth is domestic work by housewife. तो देखिए जो भी डोमेस्टिक वर्क हाउसवाइफ्स करती हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाता है। बाकी जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे कि एक डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, टीचर स्कूल में काम कर रहा है, और एक जो फार्मर है वो फील्ड में काम कर रहा है और उसका पर्पज है कमोडिटीज को सेल करना, तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। सो ओनली फोर हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जहां दिया गया है ओनली फोर। Next question is, the central task of manager is to get work done with the cooperation of people for the attainment of organizational objectives. Thus, it is the duty of every manager to study the behavior of people working under him and adopt the necessary techniques to inspire people to coordinate and contribute their best efforts toward organizational goals. तो ये एक तरह से एक केस टाइप ही हमें दिया गया है। बोला जा रहा है कि जो एक मैनेजर है उसका सेंट्रल टास्क है कि अच्छे से काम हो विद द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल, कोऑपरेशन को इंश्योर करना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना। और इसके बाद बोला जा रहा है कि हर मैनेजर की ये ड्यूटी है कि जो भी उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो उनको स्टडी करें, राइट, जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं। और अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनको इंस्पायर करे, कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट करे जिससे वो इंस्पायर कर सके उनको, जिससे कोऑपरेशन बढ़े और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हम अचीव कर पाए। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कि ये लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, या फिर सुपरविजन है? तो देखिए इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम यहाँ पर मोटिवेशन बोलेंगे, राइट। मोटिवेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो किस चीज के ऊपर है? लोगों के बिहेवियर को समझना और उनको इंस्पायर करना। तो ये मोटिवेशन के अंडर आएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस में है, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन रिजॉल्विंग द conflict of personal goals and organizational goals. Second is, coordination provides unity of action in the organization. Third is, coordination between various positions at the same level in the organization is called vertical coordination. And fourth is, the need for coordination increases with an increase in the interdependence between organizational units. तो देखिए जो नीड है कोऑर्डिनेशन की वो इंक्रीज हो जाती है जब हमारी इंटर डिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन से हम कन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। एक यूनिटी ऑफ एक्शन ऑर्गेनाइजेशन में से आती है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत स्टेटमेंट है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन है वेरियस पोजीशंस में एट द सेम लेवल, उसको हम वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये वर्टिकल नहीं, इसको हम हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is, which of the following term refers to the number of individuals a manager can effectively supervise? तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको एक मैनेजर इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? चेन ऑफ कमांड, लीडरशिप, स्पैन ऑफ कंट्रोल, या फिर यूनिटी ऑफ कमांड? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is, in which of the following streams was classical theory of organizational development? जो क्लासिकल थ्योरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, जिनको हम क्लासिकल थ्योरीज बोलते हैं, वो कौन कौन से एरियाज में हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस हमें दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए ये जो तीनों ही थ्योरीज यहाँ पर मेंशन है, तीनों ही हमारी क्लासिकल थ्योरीज हैं, हमारी मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशंस की। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑल 1, 2 एंड 3। साइंटिफिक मैनेजमेंट इसको दिया है एफ डब्ल्यू टेलर ने। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इसको, सॉरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, हाँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिया है एफ डब्ल्यू टेलर ने। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को दिया है हेनरी फ्योल ने। एंड ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेटिक हमारी थ्योरी है, उसको दिया है मैक्स वेबर ने। राइट, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज ऑल 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड? तो एटीट्यूड के फॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास, सोशल लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो देखिए जो हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है उसमें सोशल लर्निंग और डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज ओनली 1 एंड 3। देखिए एटीट्यूड को फॉर्म करने में थोड़ा बहुत रोल इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में 1, 2, 3 नहीं है। और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मेनली हमारा लर्निंग से रिलेटेड होता है। सो ये पार्शियली करेक्ट हो सकता है, नॉट कंप्लीटली करेक्ट। एटीट्यूड की फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है सोशल लर्निंग एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। दैट इज वाई अवर राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्ट्रेटजी। हमें यहाँ पर स्ट्रेटजी को डिफाइन करना है। पहले स्टेटमेंट में देखिए बोला जा रहा है कि इट इज हायरार्किकल एंड इंटेंशंस रेंजिंग फ्रॉम ए ब्रॉड विजन थ्रू मिशन एंड पर्पस डाउन टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड में बोला गया है इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेइंग डाउन द प्रिंसिपल स्टेप्स फॉर अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड सेट्स एन अप्रोक्सीमेट टाइम लिमिट फॉर ईच स्टेज। Third is a series of functions or steps performed to accomplish a specific task or undertaking. And fourth is a unified, comprehensive, and integrated plan that relates to calculated advantage of a firm to the challenges of the environment. So strategy को कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करती है? तो सबसे अच्छे से स्ट्रेटजी को जो स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन कर रही है दैट इज अवर ऑप्शन नंबर 4, एक यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान, जिसमें हमारा जो फॉर्म का कैलकुलेटेड एडवांटेज है वो भी आता है और जो एनवायरनमेंट के चैलेंजेस हैं उनको भी हम कंसिडर करते हैं। बाकी स्टेटमेंट में भी यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस स्टेटमेंट में जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी आ जाएंगी, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। Next question is a strategy which is directed at producing goods and services considered unique in its industry and directed at consumers who are relatively price insensitive is known as। So कौन सी स्ट्रेटजी है जिसे हम यूज करते हैं उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, राइट, जो इंडस्ट्री में यूनिक है लेकिन उन कंज्यूमर्स को सेल करी जाती हैं जो रिलेटिव प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं, यानी कि उनको प्राइस का उतना जो फर्क है वो नहीं पड़ रहा है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है फोकस, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप या फिर डिफरेंशिएशन। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम कब यूज कर सकते हैं, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट हम बनाएंगे जो कुछ स्पेसिफिक कंज्यूमर्स के लिए ही बनाया जा रहा है, तो उसको हम तब बनाएंगे जब कंज्यूमर जनरली प्राइस इनसेंसिटिव होगा, वो अपने लिए जो प्रोडक्ट है उसको स्पेशली वहां पर खरीद पाएगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द सिचुएशन गिवन बिलो एंड क्लासिफाई इट। तो हमें यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है। सिचुएशन में बोला जा रहा है कि कंज्यूमर वॉक्स टू अ जनरल मर्चेंट शॉप and while buying Dove soap discovers that he can get a stainless steel spoon free if she buys Santoor soap. Therefore, she bought संतूर सोप। तो यहाँ पर सिचुएशन दी गई है कि एक कंज्यूमर है, वो एक मर्चेंट की शॉप में जाती है, वहां उसे डव साबुन खरीदना होता है, लेकिन वो देखती है कि एक जो स्पून है वो फ्री मिल रहा है संतूर के साथ, तो वो संतूर को खरीद लेती है। ये क्या है? इट इज बोथ एडवर्टाइजमेंट एज वेल एज पब्लिसिटी, इट इज एन एडवर्टाइजमेंट, इट इज नाइदर एडवर्टाइजमेंट नॉर पब्लिसिटी, एंड फोर्थ इट इज पब्लिसिटी। तो देखिए ये जो सिचुएशन दी गई है ये कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, ना तो ये एडवर्टाइजमेंट है और ना ही ये पब्लिसिटी है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is what is known as the process of dividing the total market for a product or service into several smaller groups such that the members of each group are similar with respect to factors that influence the demand। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारा टोटल मार्केट है, इस मार्केट को हम स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, ये ध्यान रखते हुए कि जो भी इन ग्रुप्स की डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं फैक्टर्स वो सिमिलर हों। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट सेपरेशन, मार्केट पार्टीशन, मार्केट ब्रेकडाउन या फिर मार्केट सेगमेंटेशन। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पेस्टल फ्रेमवर्क व्हाट डज एल स्टैंड फॉर। सो पेस्टल फ्रेमवर्क में जो एल है इसका क्या मतलब है ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर लॉजिस्टिक्स, लीगल, लिबरलाइजेशन या फिर लिंग्विस्टिक। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज लीगल। सो पेस्टल फ्रेमवर्क में एल का मतलब हमारा होता है लीगल। नेक्स्ट यहाँ पर असर्शन और रीजंस की दो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं। असर्शन में बोला जा रहा है कि द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ इंटररिलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। तो जो हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नेटवर्क होता है इंस्टीट्यूशंस का जो वैरायटी ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में और कंज्यूमर्स तक गुड्स को पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसका रीजन दिया गया है कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक सेल नहीं करते हैं। दे मेक यूज ऑफ वैरायटी ऑफ इंटरमीडियरीज जिनको हम मिडल मैन बोलते हैं। दीज मिडल मैन हु टेक टाइटल टू द गुड्स और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग द टाइटल्स टू द गुड्स एज दे मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर जो हमारी असर्शन है ये भी बिल्कुल सही है, जो रीजन है ये भी बिल्कुल सही है, और हमारा जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको पढ़ के सिर्फ मीनिंग ही इनका निकालना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमें दिए गए हैं और दूसरी तरफ मार्केट एक कंसेप्ट है, हमें यहाँ पर मैच करना है। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास है इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी हैव लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट, देन वी हैव प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड, fourth is product improvement, and then improve society's well-being. So देखिए इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन किसके साथ हम मैच करेंगे? इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हमारा कंसेप्ट यहाँ पर कहता है? ये कहता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट, ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? दिस इज द सेलिंग कंसेप्ट। देन प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर्स नीड्स, ये मार्केटिंग कंसेप्ट के साथ इसको हम मैच करेंगे। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो क्वालिटी वाइज अच्छे हों, तभी कंज्यूमर्स उनको खरीदेंगे। एंड इम्प्रूव सोसाइटल वेलबींग को हम मैच करेंगे सोसाइटल कंसेप्ट के साथ। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मीडिया इज वेरी इफेक्टिव फॉर एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज मोस्ट एक्सपेंसिव मीडियम। सो कौन सा ऐसा मीडिया है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मीडियम भी है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर उस मीडिया होता है? ऑप्शन है हमारे पास रेडियो, टेलीविजन, होर्डिंग एंड एग्जीबिशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। मार्केट ग्रेडिंग इज ए मेथड ऑफ सर्वे ऑफ एक्सपर्ट्स ओपिनियन। सेकंड इज मार्केट ग्रेडिंग मीन्स मैनेजिंग ब्रांड्स एंड डेवलपिंग ब्रांड इक्विटी। Third is market grading means establishing and running a web marketing facility. And fourth is market grading is an analytical technique which facilitates dividing a market into segment. So right answer हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? Right answer will be option number 4. What is market grading? Market grading हमारी एक analytical technique होती है जिस जो facilitate करती है dividing a market into segments, यानी कि एक particular market को हमें सेगमेंट में डिवाइड करना है तो उसकी एक एनालिटिकल टेक्निक हम यूज करते हैं, मार्केट्स को ग्रिड्स में डिवाइड कर देते हैं एंड इट इज कॉल्ड मार्केट ग्रिडिंग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। Next question is this type of interview helps the interviewer in appraising certain skills of the candidates like initiative and interpersonal skills. Which interview is being talked about? Right? So कौन सा ऐसा इंटरव्यू होता है जिसकी हेल्प से जो इंटरव्यूअर है that helps the interviewer in appraising certain skills, किस टाइप की स्किल्स? इन जैसे कि इनिशिएटिव एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो किस टाइप के इंटरव्यू में ये स्किल्स इवेल्युएट करी जा सकती हैं? ऑप्शंस हैं पैनल इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू एंड फोन इंटरव्यू। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? एक पर्टिकुलर पर्सन की इंटरपर्सनल स्किल्स भी हमें पता चलती है, किस तरह से वो दूसरों के साथ में डिस्कशन कर सकता है, साथ में वो किस तरह से इनिशिएटिव ले सकता है, ये भी हमें ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यूज में पता चलता है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड डाउन साइजिंग वाज क्वाइंड बाय। सो जो वर्ड है डाउन साइजिंग, इसको किसने क्वाइन किया था ये हमें यहाँ पर बताना है। हमारे ऑप्शन हैं स्टीफन स्टैनले, सेकंड ऑप्शन इज मॉर्गन रोच, थर्ड इज मॉर्गन रोच एंड स्टीफन स्टैनले, एंड फोर्थ इज स्टीफन रोच एंड मॉर्गन स्टैनले। तो देखिए जो वर्ड है डाउन साइजिंग का मतलब होता है कि जो वर्क फोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको कम करना। इस वर्ड को क्वाइन किया था स्टीफन रोस और मॉर्गन स्टैनले ने। सो ऑप्शन राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। Next question is Reader's Digest magazine offers diaries to its regular subscribers for introducing new subscribers. Which method of conditional premium of consumer promotion is this in an example of? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन है वो डायरीज ऑफर कर रही है अपने रेगुलर सब्सक्राइबर्स को। अगर आपके जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो नए सब्सक्राइबर्स को लेकर के आते हैं तो उसके लिए उनको डायरीज ऑफर करी जा रही हैं। तो ये कौन सी कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक का यहाँ पर एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर ऑप्शन है रिफिल पैक्स, कंज्यूमर कंटेस्ट, यूजर टू यूजर स्कीम एंड कूपन प्रीमियम प्लान। तो इस तरह की स्कीम को हम बोलते हैं यूजर टू यूजर स्कीम, जहां पर एक जो यूजर है वो दूसरे यूजर को लेकर के आ रहा है और उसके बदले में जो एग्जिस्टिंग यूजर है उसको कोई बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रेड प्रमोशन लीड्स टू क्विक प्रॉफिट्स फॉर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो कौन सी ऐसी ट्रेड प्रमोशन है, ट्रेड प्रमोशन जो होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए यूज करी जाती है इंडिविजुअल
कंज्यूमर्स के लिए यूज नहीं करी जाती है। तो कौन सी ऐसी ट्रेड प्रमोशन है जिसकी हेल्प से क्विक प्रॉफिट्स जो है वो होलसेलर्स और रिटेलर्स प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं? ऑप्शंस हैं प्राइस डील्स, गिफ्ट टू डीलर्स, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग या फिर मर्चेंडाइज डील्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्राइस डील्स। इसका मतलब है कि हम डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो सेल कर देते हैं, तो इससे क्विक प्रॉफिट्स कई बार मिल जाते हैं। सो राइट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is the Hawthorne studies were aimed at finding out the factors that are really influenced by the productivity and work performance of laborers. Under which of the following management approaches this study was conducted by Alton Mayo and his associate? So देखिए अल्टन मायो ने एक स्टडी जो है वो कंडक्ट करी थी, जिसमें अल्टीमेटली ये बोला गया था कि जो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशंस होती हैं, जो हमारा सोशल सर्कल होता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में। तो कौन सी ऐसी अप्रोच है जो यहाँ से निकल करके आई थी? हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर मेंशन्ड हैं। ऑप्शंस आर मॉडर्न सिस्टम्स अप्रोच, सेकंड इज बिहेवियरल अप्रोच, थर्ड इज कॉन्टेंजेंसी अप्रोच एंड फोर्थ इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। एल्टन मायो ने जो रिसर्च करी, जो ये हॉथरन स्टडीज करी, जो एक्सपेरिमेंट्स करे, वहां से ये अप्रोच निकल कर गया जिसमें ये बोला गया कि जो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, जो हमारा सोशल सर्कल्स है, it plays a very important role in enhancing our productivity at our workplace. So right answer यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 human relations approach. Next question is who first gave the concept of MBO to the world in 1954? तो 1954 में एक मैनेजमेंट का नया कंसेप्ट आया जिसको MBO बोला गया। MBO मींस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो इसको 1954 में किसने इस कंसेप्ट को दिया था? ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर पीटर एफ ड्रकर, डेल्स एस बीच, थर्ड इज एडमन बी फिलिपो एंड फोर्थ इज डेल योडर। तो देखिए जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये अप्रोच है, इसको 1954 में पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये अप्रोच क्या कहती है? ये अप्रोच कहती है कि हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, फिर हम इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे हमारे एम्प्लॉयज के, फिर वो ऑब्जेक्टिव्स हम उनको दे देंगे, रेगुलर उनका हम चेक करेंगे और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि उन इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने अचीव किया या फिर नहीं किया। इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू एमबीओ में मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, मिशन है, उसको वो इफेक्टिवली अचीव कर पाए। तो ये मेन पर्पस जो है वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच में मैनेजमेंट का रहता है कि हम इंडिविजुअल्स गोल्स देंगे हमारे एम्प्लॉयज को और उसकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, और उसको दिया था पीटर एफ ड्रकर ने। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। Next question is which one of the following activities does not come under auxiliaries to trade? यानी कि ट्रेड की सपोर्टिव एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज नहीं आती, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस में देखिए मेंशन्ड है मूवमेंट ऑफ दोज गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड टू द प्लेस वेयर दे आर डिमांडेड। Second is preservation of goods to make them available as and when needed by consumers. Third is conversion and transformation of raw materials and semi-finished goods into finished goods. And fourth is banks providing a variety of credit to the public. So हमारी auxiliaries activities कौन सी होती हैं? जो support provide कर रही होती हैं हमारे business को। तो जो movement of goods है देखिए वो हमारा support activities है, बैंक भी हमारे support activities में आता है, preservation हम goods की कर रहे हैं वो भी support activity है, लेकिन कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स ये हमारी मेन एक्टिविटी है। ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है, दिस इज अवर मेन एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। ये प्राइमरी एक्टिविटी में है, ये हमारी ऑक्सिलरी या फिर सपोर्टिव एक्टिविटीज में नहीं आएगा। Next question is select the following activities as economic activities by choosing the correct alternatives। तो हमें economic activities बतानी है और बेस्ट कॉम्बिनेशन इनमें से यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर मेंशन्ड है सेलिंग ग्रोसरीज, टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूशंस, गिफ्ट ए हाउस टू द फैमिली, डोनेशन ऑफ गुड्स इन ओल्ड एज होम। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? 1 एंड 2, 1 एंड 4, 2 एंड 4 या फिर 1 एंड 3। तो देखिए ग्रोसरी आप सेल कर रहे हो, यस दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। गिफ्ट आप अपनी फैमिली को दे रहे हो या फिर डोनेशन डोनेशन दे रहे हो, ये आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये नहीं है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 विच इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? नर्सरी, फिश कल्चर, पोल्ट्री फार्म्स एक्सेट्रा। तो बोला जा रहा है कि जो नर्सरी,
फिश कल्चर और पोल्ट्री फार्म्स ये कौन सी इंडस्ट्री होती है? ऑप्शन है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या फिर जेनेटिक इंडस्ट्री। तो देखिए नर्सरी, फिश कल्चर, पोल्ट्री फार्म्स ये सारी हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी अच्छे से यहाँ पर एग्जाम प्रैक्टिस हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।